हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हार्ट बीट के एपिसोड नंबर 6 और 7 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुएल अपना हाथ जो हिना को देता है उसे खड़ा करने के लिए, और यहीं पे हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम नाही को देखते हैं जो कि कुछ फायरफ्लाइज का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि अंदर उसके लिए कोई खतरा तैयार बैठा है। उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि किसी का खून पीकर उसे शक कर रहा था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उस बड़बड़ाहट में जब आवाज़ होती है तब आदमी जब पीछे मुड़कर देखता है तो हमें पता चलता है कि ये भी एक वैम्पायर है जो कि लोगों का ब्लड सक करके जिंदा रहता है। उसकी नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है तब वो उसे भी खाने के लिए तैयार आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी हमारे इस ड्रामा का हीरो हायल आकर उसे बचा लेता है। हाय को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि हाय की पावर्स उससे कहीं ज़्यादा है। वो यहाँ पर आते ही उससे कहता है कि जो खून तुम्हें मिला था क्या वो कम पड़ गया, अब यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर वो अपनी पावर्स दिखा देता है जिसकी वजह से वो वैम्पायर हाय से डरने लग जाता है। हाय के डर की वजह से वो उस लड़की को वहीं छोड़कर वहाँ से अपने कदम लटाकर पीछे चला जाता है। वही सीन प्रेजेंट में आता है जब वो सांग हाय की मदद करता है। यहाँ पे वो सांग को बचाने के लिए हाथ आगे करता है। तभी उस लड़की को याद आता है कि उसने तो उसके साथ कितने बुरी तरीके से बिहेव किया, उसे उठते ही काट लिया था, यहाँ तक कि उसे अपने घर में भी रहने नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर आज उसकी मदद कर रहा है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हो या फिर मुझे पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे हाय उसे बताता है कि फिलहाल तो मैं तुम्हें बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहा हूँ। लेकिन तभी सांग की नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वो यहाँ पर हाय को धक्का देकर उसके पीछे भागने लग जाती है, जिस पर हाय बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल है, मैंने इसकी जान बचाई लेकिन थैंक यू तक नहीं बोला, बल्कि उस दूसरे आदमी के पीछे भाग रही है। तभी उस आदमी को पुलिस पकड़ लेते हैं जो कि वही आदमी उस पुलिस ऑफिसर से बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे किसी सेफ जगह ले चलो, मुझे यहाँ पर खतरा है। और उसके बाद वो अरेस्ट करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब वो आदमी पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दे रहा होता है तब वो उन लोगों को हाई के बारे में बताता है कि वो उस आदमी ने स्टील पाइप को भी ऐसे रबर की तरह बैंड कर दिया और वो कुछ इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस लड़की से पूछ लो। और फिर उसके बाद जब ऑफिसर लड़की से पूछता है यानी कि सांग से, तब वो उसी आदमी को ही भड़कने लग जाती है और उससे अपने पैसे मांगती है। तभी बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर उस आदमी के ऊपर पड़ जाती है। इसका मतलब कि उस आदमी ने पहले भी कई लाखों लोगों के साथ फ्रॉड किया था। वहीं हम हाई को देखते हैं जो कि सांग के बारे में ही सोच रहा था कि वो लड़की कितनी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है। मैंने उसकी जान बचाई लेकिन उसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर वो किसी चाबी का जिक्र करता है जो कि सांग के ज़रिए ही उसे मिल सकती थी। यहाँ पे वो सांग को ही याद कर रहा होता है कि उसने किस तरीके से उसे बाइट किया था जिसका दर्द उसे कभी कभी होता था, और ये क्या था वो उसे अभी तक समझ में नहीं आता है। तभी उसकी नज़र एक स्टोर पे पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके जा रहे थे, तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है, इसीलिए वो स्टोर के अंदर जाकर वहाँ की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा मिसमराइज हो जाता है। इनफैक्ट वहाँ पर डमी में जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, जिस पर ट्राई करने के लिए वहाँ के लोग उसे इन्वाइट करते हैं। और जब एक के बाद एक फिर उसके बाद वो सारे ड्रेसेस को 1 बाय 1 ट्राई करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो एक मॉडल की तरह लग रहा था। अब वो अपनी तारीफ सुन के वो वहाँ के सारे ही कपड़ों को ट्राई करने लग जाता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो उसके पास पैसे तो नहीं थे। तभी उसे सांग का पर्स याद आता है जो कि उसी के पास रह गया था। उसमें वो क्रेडिट कार्ड था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट किया करती थी, तब वह भी इसी कार्ड का यूज़ करके सारी शॉपिंग कर लेता है और बिल यहाँ पर सांग के नाम पर ही फटता है। सिर्फ कपड़े नहीं, वो वहाँ की हर चीज़ को ट्राई करता है जिसकी पेमेंट यहाँ पे सांग के कार्ड से ही की जाती है। वहीं हम सांग को देखते हैं जो कि अपने पैसे की वजह से टेंशन में थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उस आदमी ने जो पैसे से फ्रॉड किया है वो उसे मिलेंगे या फिर नहीं। तभी उसे अपना वॉलेट याद आता है जो कि वॉलेट वो उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ छोड़कर आ गई है। वहीं उसका मोबाइल भी डेड था, इसीलिए उसे नहीं पता चलता है जो भी नोटिफिकेशन उसके मोबाइल में आने वाली थी। जब वो रास्ते में ही घर जा रही होती है तभी उसके पीछे से हाय आ जाता है जो कि उससे बोलता है कि तुम इतनी लेट क्यों घर आ रही हो, चलो गेट खोलो दरवाज़ा। तभी यहाँ पर सांग की नज़र कुछ बैग से पड़ती है जिसमें काफ़ी महंगे कपड़े रखे हुए थे, और वही जब हाय कार्ड निकाल कर देता है तब उसे पता चल जाता है कि सांग ने सारी पेमेंट जो है वो उसके डेबिट कार्ड से की गई है, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उस पर निकालती है क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो कि फिजूल में ही उसने ली थी। यहाँ पे सांग बताती है कि मैंने इन पैसों को बचाने में कितनी मेहनत करी है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है या नहीं, और तुमने एक बारी में इतने सारे मेरे पैसे उड़ा दिए हैं। उसके बाद सांग अपनी कंजूसियत की हदें उसे बताती है कि इन पैसों को बचाने के लिए वो हमेशा एक्सपायर प्रोडक्ट्स खाया करती थी, क्योंकि एक्सपायर माल जो होता है उसकी पेमेंट कम देनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ठंड में भी उसने कभी भी बेड और कोई भी क्विल्ट वगैरह नहीं खरीदा, वो स्लीपिंग बैग में ही अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके सो जाया करती थी इस तरीके। उसके बाद सांग अपनी कंजूसियत की हदें उसे बताती है कि इन पैसों को बचाने के लिए वो हमेशा एक्सपायर प्रोडक्ट्स खाया करती थी, क्योंकि एक्सपायर माल जो होता है उसकी पेमेंट कम देनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ठंड में भी उसने कभी भी बेड और कोई भी क्विल्ट वगैरह नहीं खरीदा,
वो स्लीपिंग बैग में ही अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके सो जाया करती थी। इस तरीके से उसने पैसे बचाए थे और उसने एक ही बारी में पैसे उड़ा दिए हैं। सांग का इतना गुस्सा देखकर तो हाई भी एक बार को डर जाता है, लेकिन हाई फिर उसको बताता है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। तुम्हें क्या लगता है कि सोने से पहले मैं कुछ भी तैयारी करके नहीं गया था? मैंने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि टाइम कभी न कभी बदल सकता है। इसीलिए मैं सारी प्रिकॉशंस के साथ ही वहाँ पर लेटा था। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पेमेंट मैं एक ही बारी में कर दूँगा। उसके बाद वो अपनी कॉफिन के पास जाता है जहाँ पे उसने सीक्रेटली एक बॉक्स को छुपा रखा था। यहाँ पे वो देखता है कि उसने अपनी आग से सभी चीज़ों को जला दिया है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब अपने कॉफिन में सोने से पहले उसने उसके नीचे एक बॉक्स में काफ़ी सारे गोल्ड छुपा के रखे थे, लेकिन जब वो आज उस बॉक्स को उठाकर देखता है तब उसमें से सारा गोल्ड गायब होता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ से गोल्ड गया तो गया कहाँ। और अब वो सांग को क्या देगा, क्या जवाब देगा, बस यही सोच के वो मुँह लटका के बाहर आ जाता है। उसके एक्सप्रेशन ये साफ बता रहे थे कि बेचारे को कितनी ज़्यादा हर्ट हुआ है और उसके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। यहाँ पे चुपचाप वो सांग के पास बैठता है और उससे सच सच बता देता है कि मैंने सोने से पहले यहाँ पे काफ़ी सारा गोल्ड इकट्ठा करके रख लिया था, लेकिन अब मैंने देखा है तब उस बॉक्स खाली है। सांग को अब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इसीलिए वो कुछ भी उदास या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बल्कि वो इन सारे कपड़ों को बेचने का डिसाइड कर लेती है। इसीलिए वो हाई को उस कोट को पहनकर उसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है ताकि वो उसको सेल कर सके। वहीं हम हाई को मिस्टर को की बात को याद करते हुए देखते हैं, जिन्होंने उससे कहा था कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, तुम्हें इस पर नज़र रखनी चाहिए, और इसी को याद करके वो उस पर नज़र रख रहा होता है। लेकिन फिर जब घर बेचने की बात आती है तो इस पर हाई को भी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी सांग के मोबाइल पे मैसेज आता है कि कोई इस कोट को खरीदने में इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे वो चीज़ सारी बात हाई को बता देती है और उसे उस जगह के बारे में बता दे रही है जहाँ पर कल आकर उस आदमी से पेमेंट लेनी है। स्पेशली उसे ये बता देती है कि तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट उसे नहीं देना है, और ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे हम उसे क्लिनिक देखते हैं जहाँ पर वो तैयार हो रही थी, और अब बेचारी को दोबारा मेहनत तो करनी ही थी क्योंकि उसके सारे पैसे तो हाई ने एक बारी में ही उड़ा दिए हैं। इसीलिए वो वापस से तैयार हो जाती है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके। वहीं हम हाई को देखते हैं जिसके उठने से पहले सांग जा चुकी थी, लेकिन उसके लिए एक पार्सल छोड़ के गई थी जिसके अंदर वही कोट था, और उस कोट के साथ एक लेटर भी रखा हुआ था जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस उसे दी गई थी कि जो आदमी इस कोट को खरीदने के लिए आएगा वो कहाँ पर आएगा और वो किस तरीके से दिखने में कैसा है, और यहाँ पर उसके सभी चीज़ें बता देती हैं। जब हाई स्टेशन जाता है तो एस्केलेटर को देखकर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज़ क्या है और वो अपने आप कैसे चल रही है। जब वो आसपास के लोगों को देखता है तब वो एस्केलेटर पे चल जाता है, और उसके बाद उसकी नज़र बहुत सारे लोगों पर पड़ती है जिन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहने थे। इनफैक्ट इसी तरीके का ड्रेस कोड उसने बताया था जो कि कोट खरीदने आने वाला था, इसलिए वो सभी लोगों के बीच में डांगन मार्केट बोलने लग जाता है ताकि जो ये लेने आया है उसे पता चल सके कि ये आखिर किसके लिए आया है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये कोट कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त खरीदने आया जो कि उसी की तरह वैम्पायर है। यहाँ पे वो हाई को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने उसे यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर हाई भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसके साथ जैसा उसे कोई तो मिला, और लेकिन यहाँ पर वो उसे बता देता है, उसके गोल्ड के बारे में उससे पूछता है कि तुम्हें मालूम था कि मैंने गोल्ड कहाँ पे छुपा रखा है, तो तुम मुझे ऑनेस्टली जवाब दे दो कि क्या गोल्ड तुम्हारे पास है, तुमने लिया है। तो जिस पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है। इनफैक्ट वो उसे ये भी बताता है कि कोर्ट में इसीलिए बेचने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो अगर तुमने गोल्ड लिया है तो तुम मुझे चुपचाप से लौटा दो। लेकिन वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद वो अपने दूसरे दोस्त के पास उससे मिलने जाता है। वो भी हाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे हाई इतनी जल्दी मिलेगा। इनफैक्ट उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक तैयार करता है जो कि ब्लड की थी। ऑफकोर्स वो तीनों ही वैम्पायर थे तो उनके लिए तो ब्लड ही सब कुछ था। जिस तरीके से इंसानों के लिए पैसा है उसके बारे में वो यहाँ की चीज़ों के बारे में बताते हैं कि चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल चुकी हैं। हमारे टाइम पर ब्लड सब कुछ था लेकिन आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। पैसे से याद आते ही यहाँ पर हाई उन दोनों से 5 मिलियन वॉन मांगता है क्योंकि उसे इतने पैसे ही जो है वो सांग को लौटाने थे। पैसों की बात सुनकर दोनों ही अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। इनफैक्ट दोनों ही मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि आज के टाइम पे उनको लोग जानते थे कि पैसा ही सब कुछ है। यहाँ तो वो 5 मिलियन वॉन उनसे मांग रहा था, तो वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाते हैं क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे। वहीं नेक्स्ट सीन में हम शिंडो को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में था, लेकिन उसका सारा ध्यान सांग की ही बातों में था और वो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि सांग ने उसे कहा था कि उसे रहने के लिए जगह मिल गई है, तो वो इसी बारे में सोच रहा होता है। सांग को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी ताकि वो उस घर में शिफ्ट हो सके। तभी वो अपने फादर के मिसिंग पोस्टर्स देखती है जो कि उसी ने ही छपवाए थे। तभी वहाँ पर शिनजुक आता है जो कि उससे उसका हालचाल पूछने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पे भी ये बता देता है कि यहीं पास में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जिसे देखने के लिए वो आया था। तभी यहाँ पर सांग उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करती है और डॉन्सिक देख लेता है कि वो वाकई में दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है क्योंकि उसका सामान रखा हुआ था। तभी यहाँ पे सांग कॉकरोच से डर जाती है जिसकी वजह से डॉन्सिक के ऊपर ही चढ़ने वाली होती है, जिसे देखकर डॉन्सिक को बहुत हंसी आ रही होती है कि जो लड़की किसी से नहीं डरती वो एक मामूली से कॉकरोच से देखकर इतना ज़्यादा डर रही है।
डोंगजिक सांग को उसका सारा सामान शिफ्ट करवाने में उसकी हेल्प करता है और उसे उसके घर तक पे लिफ्ट देता है। यहाँ पर जाते हुए वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करते हैं। जब वो घर पहुँचता है तो डोंगजिक उससे पूछता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पुराना एंटीक घर अभी भी होगा। और यहाँ पे वो पूछता है कि ये घर तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसे बताती है कि वो इनहेरिटेड उस घर की मालकिन है। तभी यहाँ पे जिस चीज़ का डर सांग को था वही हो जाता है। हाय वहाँ पर आ जाता है। हाय को देखकर डोंगजिक सरप्राइज होता है कि आखिर ये आदमी कौन है। तभी सांग उसे बताती है कि इस घर में इसकी भी हिस्सेदारी है और हम दोनों अभी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे। और उसके बाद वो उसको डोंगजिक से मिलाती है। सांग नहीं चाहती थी कि डोंगजिक यहाँ पे ज़्यादा देर रुके, इसीलिए वो उसे तुरंत ही वहाँ से भगा देती है। उसके बाद सांग जाकर हाय से हाथ बढ़ाकर पैसे मांगती है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने कोट बेचकर कमाए थे। तो यहाँ पर वो पैसे उसे दे देती है। जब यहाँ पर वो पैसे काउंट कर रही होती है तब बेचारा हाय को अपने दोस्तों की बातों पर याद आ रहा होता है कि आजकल के लोग पैसों के लिए वैम्पायर तक का खून पी सकते हैं। जब सांग पैसे काउंट करती है तो उसमें कुछ पैसे कम थे, क्योंकि पैसे लेते टाइम यहाँ पर हाय ने पैसे काउंट किए ही नहीं थे, जिसकी वजह से उसे हाय पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर वो हाय को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है जिसमें उसने लिखा था कि वो 6 महीने के अंदर जितने भी पैसे उसने खर्च किए हैं वो उसे लौटा देगा। और यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो अपना साइन भी कर देता है। और ज़्यादा टाइम हाय सोच रहा होता है कि मुझे इसे काट ही लेना चाहिए, आखिर मेरा कितना खून पिएगी। वहीं हम डोंगजिक को देखते हैं जो कि हाय के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वो कैसे उस घर में रह सकता है, और वो भी सांग के साथ में। ये सोच सोच उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। उसके बाद हाय अपने दोस्त से जाकर मिलता है और उसके साथ टैरो कार्ड खेलने लग जाता है। यहाँ पे टैरो खेलते खेलते वो उसे काफ़ी सारी बात भी बताता है कि इस दुनिया में इस टाइम पे अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें पहले तो अपना आईडी कार्ड बनाना होगा। वो आईडी दिखाता है कि वो किस तरीके से दिखता है, बिना आईडी के उसे कोई भी काम नहीं मिल सकता। इसीलिए वो उसी के फ़ोन से नकली आईडी कार्ड बनाने के लिए पहले तो उसकी फ़ोटो खींचता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब आती है, और अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके वो उसके लिए एक आईडी कार्ड बना ही देता है। अब दूसरा काम था उसके लिए जॉब सर्च करना, तो उसे वो एक एजेंसी में ले जाता है जहाँ पर लोगों को काम दिलाया जाता था। हाय उसे बताता है कि उसे ऐसा काम चाहिए जिसमें सूट ही पहन कर रखना पड़े, और वो काम कोई और नहीं बल्कि उसे वेटर का काम दे दिया जाता है। और यहाँ पे तो इंसेंस की स्मेल की वजह से यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। वहाँ का एक वर्कर जब गुजर रहा होता है तभी उसे बॉक्स में से अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, और जब वो उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो उसमें हाय सो रहा था, और एकदम से आँख खुलने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इसी वजह से उसने तुरंत ही उसे अपने रेस्टोरेंट से निकाल दिया था, क्योंकि उसकी वजह से लोग काफ़ी डर गए थे। तभी उसकी नज़र एक व्हीकल पे पड़ती है जहाँ पर डेयरी मिल्क बेचा जा रहा था, और अब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो भी यही करेगा। तो दोनों मिलकर यही काम कर रहे होते हैं, और उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, काफ़ी पैसे कमा लिए थे। लेकिन तब जैसे ही हाई रोड से गुजर रहा होता है तभी एक बाइक वाले से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से सारे डेयरी मिल्क जो है वो गिर जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी आकर उसको सॉरी तो नहीं बोलता बल्कि उसका मजाक उड़ाता है, और जब हाई उसे सारे मिल्क उठाने के लिए कहता है तब वो उसमें से एक बोतल उठाकर पीकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से हाई को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और एजेंसी के आदमी को उन दोनों पर गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने उसे काम दिलाया, लेकिन बदले में वो तो बेचारे उसी पर ही काम भारी पड़ रहा था, क्योंकि जो भी काम दिलाता है वो सारे काम फेल ही कर रहे थे। तभी नेक्स्ट सीन में मिस्टर को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी के नीचे बैठकर मेडिटेशन सा कुछ कर रहे थे, और अपने ध्यान में लगाकर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसे क्या कर रहा है। पूरे दिन जब थक हार के हाय घर वापस लौटता है तब वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसी वजह से वो सोफे पे तुरंत लेट जाता है। तभी सांग वहाँ पर आती है जो उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है। यहाँ पर हाय उसे बताता है कि उसे पूरे दिन पैसे कमाने की कोशिश करेगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद सांग उसे बताती है कि अगर तुम्हें घर साफ करने में हेल्प करोगे तो मैं पैसे भूल जाऊंगी जो कि कोर्ट में से कम पड़ गए थे। यहाँ पे हाय उसकी काफ़ी मदद करता है, और मदद करते टाइम दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे। यहाँ पे सांग को कुछ कुछ फील होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे दूर कर देती है और तुरंत ही अंदर चली जाती है। घर साफ होने के बाद सांग हाय को थैंक यू बोलती है जो कि उसने हेल्प करी। तो यहाँ पे हाय भी उसको थैंक्स कहता है कि तुमने भी कुछ कम हेल्प नहीं करी है। उसके बाद वो उसे पूछती है कि यहाँ पे इतने सारे घर थे लेकिन फिर भी तुमने इसी घर को क्यों चुना। तो यहाँ पे वो उसे बताता है कि वो कम से कम 400 सालों से भी ज़्यादा यहाँ पर रह रहा है। पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ उसी को ही, हम दोनों को इस घर के बारे में मालूम है। यहाँ पर उसका मतलब उस लड़की से था जिससे वो प्यार किया करता था, और उन दोनों को इस घर का पता मालूम था, और आज भी वो उसी के इंतज़ार में उस घर में उसका इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद में सांग उससे पूछती है कि तुमने मेरी इतनी बार हेल्प की है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं किसी खतरे में हूँ। जिस पर हाय उसे बताता है कि बस मैं फील कर लेता हूँ। ये देखकर सांग उसे एक लुक देखती है, लेकिन उसे हाय कहता है कि मुझे इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे लिए एक अच्छे से नूडल बना दो। यहाँ पे नूडल का नाम सुनते ही सांग को तो फिर से गुस्सा आ जाता है कि मेरी जान की कीमत क्या सिर्फ एक कप का नूडल ही है, और उसी के लिए तुमने मेरी जान बचाई है। यहाँ पे वो सुना ही रही होती है, लेकिन हाय वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है, और सांग तो बस देखती ही रह जाती है। हाय छत की रूफ पे जाकर बैठ जाता है और चांद को देखने लग जाता है, जिस तरीके से वो उस लड़की के साथ देखा करता था। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम सांग को देखते हैं जो कि उसी लॉकेट को लेकर बैठी हुई थी जो कि उसके फादर ने उसको दिया था। ये लॉकेट उसको इसी घर में सफाई करते टाइम सोफे के नीचे से मिला था। वो कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ये लॉकेट यहाँ तक कैसे पहुँचा। उसे याद आता है कि बचपन में जब भी उसके फादर उसे छोड़कर जाते थे तब वो उसके हाथ में यही लॉकेट थमाकर वहाँ से चले जाते थे। उनको आने में कभी कभी दिन, कभी हफ्ते, कभी महीने, तो कभी साल हो जाते थे, और अब उनका कुछ भी पता नहीं है। ये अपने फादर को याद करके वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रही होती है, क्योंकि उसे अपने फादर की बहुत याद आया करती थी। तभी हम हाय को देखते हैं जिसकी गर्दन पे फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सांग ने उसे काटा था। तो वो समझ जाता है कि फिर से सांग की जान को खतरा है, तो वो तुरंत ही सांग के पास जाता है। वो चेयर पे बैठी होती है, तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ती है जबकि झूमर टूटने वाला था और वो सांग के ऊपर ही गिरने वाला होता है कि तभी वो उसके पास जाता है और तुरंत ही उसे गोद में लेकर हवा में उड़ जाता है।
यहाँ पे सांग ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं, लेकिन हाय उसी को ही देख रहा था। पता नहीं हाय के दिमाग में क्या आता है कि वो सांग को तुरंत ही किस कर लेता है, और सांग बेचारी उसके तो होश उड़ जाते हैं कि अचानक से ही क्या हो गया, और वो दोनों ही हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि हाय सांग को बचा लेता है, लेकिन असल में उसके होठों पे उसे ब्लड दिखाई दे जाता है। ब्लड को देखते ही हाय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अब वो तुरंत ही उसका खून सक करने लग जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि उसने उसे केस किया है। असल में उसने इंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं किया था, असल में तो बस उसका ब्लड ही लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो ब्लड टेस्ट करते रहे, उसे काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग आती है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब हाईसूट को एरो लगा था, तब उसने हाई को उससे कहा था कि वो उसे ढूंढ लेगी, बस उसे उसका वेट करना है। इतना ही नहीं, उसने अपना ब्लड सक करने के लिए भी कहा था ताकि वो पहचान सके उसे, और वही टेस्ट उसको आज सांग का ब्लड टेस्ट करके आया था, और वो शौक रह जाता है कि क्या वाकई में हाईसू नहीं है। लेकिन यहाँ पर सांग को तो समझ में नहीं आता कि असल में उसके साथ ऐसा क्या हो गया, और उसे तब वो अपना हाथ टच करके देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ब्लड की वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से वो हाई को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है। यहाँ पे हाई तो बेचारा इसी शौक में था कि क्या वाकई में हाईसुन ही है, लेकिन यहाँ पे सांग उसे इतनी बुरी तरीके से मारती है कि वो शोर हो जाता है कि ये हाईसुन हो ही नहीं सकती। मेरी हाईसुन तो इतनी इनोसेंट थी और ये तो कितनी जालिम औरत जैसी है। सांग जब अपनी चोट पे ऑइंटमेंट लगा रही होती है तभी वो अपने किस के बारे में सोचती है, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट किस, तो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी फर्स्ट किस किसी और से नहीं बल्कि एक वैम्पायर से हो जाएगी। यही सोच सोच के वो परेशान हो रही थी। वही हाय अपने दोस्तों के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। यहाँ पर उसके दोस्तों को लगता है कि वो वैम्पायर बन के उसने अपने दांतों से उसका ब्लड सक किया होगा। एकदम यहाँ पर बेचारी सांग उसे बेचारी कह रही होगी कि मुझे मत मारो मत मारो, इस तरीके से वो इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने बस उसके होठों पे ब्लड देखा और उसे वहीं से सक कर लिया, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में असल में किस हुई है। यहाँ पे बेचारे वो दोनों तो कह रहे थे कि तुम तो कितने लकी हो गए, तुम्हें किस हो गई है, और हम बेचारे को तो ऐसी नसीब है कि हमने आज तक कभी किसी को किस किया ही नहीं है। वो तीनों इसी बारे में बात कर ही रहे थे तभी रोज़े वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसका कान पकड़ के उसे अंदर ले जाती है क्योंकि उसने अब तक रेंट पे नहीं किया था। अंदर जाते ही जैसे वो हाई को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ पे रोज़े उससे कहती है कि क्या तुम अब ह्यूमन बन चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से अभी तक ह्यूमन की स्मेल क्यों नहीं आ रही है। जहाँ पे रोज़े को बताता है कि ये हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर बन चुका है। ये कहकर वो उसे अपने गिफ्ट के तौर पर ब्लड दे देती है। ब्लड देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो तीनों ही इस तरीके से वो ब्लड को पीते हैं। यहाँ पे लग तो रहा था कि वो काफ़ी स्केरी लग रहा है, लेकिन असल में तो वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहे थे। उसके बाद वो दोनों बताते हैं कि असल में रोज़े क्या काम करती है। रोज़े यहाँ पर सभी को अर्ली सुबह सुबह ही के टाइम पर सभी वैम्पायर्स को उनके गेट के बाहर ही ब्लड देकर चली जाती है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं और वैम्पायर को खून मिलता है। और यही वो काम करती है। जहाँ पर हाई को आइडिया आता है कि उसे भी यही काम करना चाहिए, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि ये काम करना इतना आसान नहीं है, तो हमें तो कुछ और सोचना होगा। हाय जब घर जा रहा होता है तो वो मन ही मन सोचता है कि मैं सांग को ब्रेवली सब कुछ बता दूंगा कि असल में मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है, मेरा इरादा हुआ कुछ भी उसे किस करने का नहीं था। लेकिन जैसे ही वो घर के एंटर करता है उसकी ब्रेवरी सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि अंदर तो दबे पाँव जा रहा था। इवन उसने शूज़ भी उतार लिए थे, लेकिन बेचारा सांग के हाथों पकड़ा जाता है क्योंकि सांग अभी तक सोई नहीं थी, बल्कि वो तो उसी का ही इंतजार कर रही थी उस जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। जहाँ पे वो उसको कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे करते हुए, तुम ऐसा कर भी क्या सकते हो, बस एक बूंद खून की देखा कि नहीं, और तुम अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल तुम पे से कैसे खो बैठे, तुमने इवन तुम हेजिटेट भी नहीं हुआ ऐसा करते टाइम। जहाँ पर हाई उसे बताता है कि उसका इंटेंशन तुम्हें किस करने का नहीं था, बल्कि उसने बस इतने सालों बाद थोड़ा सा खून देखा जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाया। पर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो उसे कोई जान से मार देगा, तो मुझे ह्यूमन की तरह ट्रीट क्यों रही। जिस पर सांग उसे कह दिया है कि तुम्हें अगर कमाने लग जाओ, पैसे कमाओ, तो मैं तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट करूँगी, क्योंकि जैसे तुम्हारे लिए खून ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बात करते टाइम फिर से सांग के होठों पे ब्लड आने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो अपना कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर ही लेता है। यहाँ पे सांग कहती है कि मैं ऐसा सोचूंगी कि मुझे किसी मॉस्किटो ने काट लिया। मॉस्किटो को सुनते ही अपने आप को मॉस्किटो से कंपेयर होते हुए देखकर यहाँ पे हाई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम कैसे मुझे मॉस्किटो से कंपेयर कर सकती हो, वो एक पेस्ट है। लेकिन यहाँ पे बेचारे सांग तो उस पर भारी पड़ रही होती है और हाई एक वैम्पायर होकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और उसका सुनकर वहाँ से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम डॉग्सी को देखते हैं जो कि अपने लॉकर में से एक पासवर्ड डालता है, और पासवर्ड डालने के बाद जब वो उस लॉकर को खोलता है तब उसमें से वो एक बुक निकाल के पढ़ता है। ये वेब बुक जो थी वो वैम्पायर की रिकॉर्ड बुक थी, जो कि उसके फादर ने उसको दी थी। उसे कोई बीमारी थी जिसका इलाज उसको हो नहीं रहा था, ये बीमारी उसको इनहेरिटेड मिली थी। यहाँ पे जब वो डॉक्टर से चेकअप करवा रहा होता है तब उसके रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल आते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर से बताता है कि मेरी चेस्ट जो है कभी कभी टाइट फील होता है, मुझे दर्द भी होता है, जिस पर डॉक्टर से बताता है शायद ये तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके फादर और ग्रैंडफादर को बीमारी थी जिसमें 40 के होते ही उन दोनों को ही हार्ट अटैक आ गया था, और सेम वैसे ही सिम्टम्स अब टॉक्सिक में दिखने लगे थे। वहीं नेक्स्ट हाई को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट चला रहा था, जहाँ पर हाई तो सॉन्ग के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने मुझे कैसे मॉस्किटो से कंपेयर कर लिया, मैंने तो उसकी कितनी बार जान बचाई है जबकि उसने मुझे काटा भी है। ये बात सुनते ही उसका दोस्त को कहता है कि क्या उसने तुम्हें बाइट भी किया है, जिस पर वो बताता है कि इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हाँ किया है, और जब भी वो खतरे में होती है तो दर्द करने लग जाता है। जब वो अपने बाइट का निशान दिखाता है तब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, नेक एकदम साफ होती है, इवन उसका कोई निशान भी नहीं होता। तभी हाई की विंडो अपने से बाहर देखता है और उसकी नज़र सॉन्ग पर पड़ती है, क्योंकि उसके बगल में ही स्कूल था जहाँ पर वो काम किया करती थी, एक नर्स की जॉब करती थी। वहीं से उसे ऑर्डर भी आया था जो उसे हाई के खुद कहता है कि वो लेकर जाएगा, क्योंकि वो सांग को देखना चाहता था कि असल में वो क्या कर रही है। यहाँ पर सांग जब अपना काम कर रही होती है तभी वो उसी किस के बारे में सोच रही होती है जो कि उसका हाई के साथ हुआ था। तभी सांग विंडो के बाहर देखती है और उसे हाई नजर आता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका भ्रम है।
जब वो फूड की डिलीवरी कर देता है तब वो आदमी उसे ट्रैश से भरा हुआ गार्बेज उसे दे देता है। यहाँ पर वो उसे रास्ते में फेंकने के लिए कहता है। इससे पहले हाय उसे कुछ कहता है, वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब हाय उस ट्रैश को गिरने के लिए जाता है गार्बेज के वहाँ पे, तब आपकी लेडीज़ को कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि गार्बेज को किस तरीके से बांटा जाता है। इसमें जो चीज़ें रिसाइकल होने की है उसे अलग किया जाता है। इतना ही नहीं, वो लेडी तो यहाँ पर हाय को पकड़ के बिठा कर उसे सिखाती है कि असल में ऐसा क्या क्या करना है। तभी वो यहाँ पर सॉन्ग के बारे में पूछता है कि वो यहाँ पर क्या काम करती है, और उसके पास जाकर वो विंडो से वहाँ पर उसे देखने लग जाता है कि असल में वो क्या काम करती है। जहाँ वो देखता है कि सांग यहाँ पर हर बच्चे जिसको भी चोट लगी है उसे आकर बैंडेज करती है, और यहाँ पर उसकी नज़रों में सांग के लिए इज्जत बढ़ जाती है क्योंकि वो सभी लोगों की चोटों पे मरहम लगाया करती थी। तभी वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। यहाँ पे तभी हाय उसको दिमाग में सांग की बात याद आती है कि अगर वो जॉब करेगा तो वो इंसानों की तरह समझेगी, तो इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेता है कि क्या यहाँ पर कोई जॉब खाली है। मैं हिस्ट्री का टीचर बनने लायक हूँ, हिस्ट्री के बारे में मुझे काफ़ी, मैंने हिस्ट्री को जिया है तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड तो उसको वहाँ से भगाने में लग जाता है। तभी वो गार्बेज उठाने वाली लेडी आती है और वो सुन लेती है कि यहाँ पर हाय को जॉब चाहिए, तो वो उसे अपने साथ ले जाती है जॉब दिलाने के लिए। और वो जॉब कोई और नहीं बल्कि अपने साथ का ही काम दे देती है, गार्बेज को उठाने का, सारे डस्टबिन को इकट्ठा करके वहाँ का कूड़ा एक जगह लाकर रखने। हाय को देखकर वो तीनों औरतें जो होती हैं वो तो हंसने ही लग जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना हैंडसम लड़का कभी ये काम भी करेगा। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाता है तो सभी वहाँ के स्टूडेंट्स तो बस हाय को ही देखती रह जाती हैं। उसका हैंडसम को देखकर सभी लड़कियाँ बस उस पर फ्लैट ही हो रही होती हैं, क्लास के बाहर भी शोर मचाने लग जाती हैं। तभी एक लड़का आकर यहाँ पर हाय से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका गार्बेज का डस्टबिन वहीं पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो उस दिन व्हीकल से टकरा गया था, जहाँ पे वो लड़का उसको कहता है कि क्या तुम्हें शौक है लड़कियों के सारे काम करने का, जहाँ पर मैं एक लड़की को एक्सपेक्ट करता हूँ तो वह तुम क्यों होते हो। तभी यहाँ पर वो उसे पहचान लेता है, हाय उसको सारा डस्ट उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो तो उसे उल्टा जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा हाय कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं हम नेक्स्ट सीन में उसके दोस्त को देखते हैं, जिसके पास वही ओल्ड मैन आता है जो कि उसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ था। यहाँ पर उसको देखकर वो उसे नॉर्मल कस्टमर समझ लेता है बाकियों की तरह, और उससे वही सवाल जवाब करने लग जाता है और उसके पूछता है कि तुम्हें इसमें से 5 कार्ड चुनने हैं, जिसमें से जैसे वो कार्ड सिलेक्ट करता है तो वो वैसे ही दुख भरी बातें उसे कहने लग जाता है और उसे वैसे ही एडवाइस देता है। तभी वो आदमी उसको कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लोग आम लोगों के पैसों को इस तरीके से लूटते हो, इतने साल हो गए लेकिन तुम्हें अभी तक जीने का तरीका नहीं आया। ये बात सुन के वो शौक रह जाता है, वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। वहीं हम हाई को देखते हैं जो कि सांग के रूम में जाता है डस्टबिन से सारा कूड़ा लेकर आने को। सांग जैसे ही हाई को देखती है यहाँ पर तो वो तो शौक रह जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर हाई उसे बताता है कि वो यहाँ पर अब काम करता है। तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं जॉब करूँगा तो तुम मुझे इंसानों की तरह समझने लगोगी। जिस पर सांग कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें सारे स्कूलों में एक यही स्कूल मिला था जहाँ पर मैं काम करती हूँ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि जब देखो यहीं पर ही चले जाते। क्या करोगे? ये कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, इन्हें कहती इसकी क्या गारंटी है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें इस नौकरी को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर साफ ना कर देता है। बाद में वो एक लड़का आ जाता है जिसकी नाक से खून बाहर आ रहा था, और इन्हें यहाँ पर को बाहर भेज देती है ताकि इस लड़के के साथ कुछ न कस के। अगले सीन में डोसी को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं के पास मैसेज कर रहा था और कह रहा था ठीक है तुम आज रात फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। इन्हें यहाँ पर खबर देती है। अगले सीन में देखते हैं कि डोसी इन्हें को अपनी जगह पर ले आता है और ये एक बार होता है। इन्हें कहती है खाली खाली क्यों है। डोसी यहाँ पर बता रहा था कि यह बार हमारी कंपनी द्वारा चला जाएगा, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर खाली है। हम इसका बहुत जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो मुझे बताओगे तुम क्या करना चाहती हो। इन्हें कहती है कि जो तुम चाहो ये मंगवा दो। तो अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो कि अपनी हवेली के पास जा रहा था, लेकिन अभी साथ में दुकान को देख लेता है और उसे यहाँ पर खून की गंध आती है। वह देख लेता है कि यहाँ पर बहुत सारा खून है। साथ में दुकान के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था, इस बच्चे का नाम मिंजी होता है। मिंजी यहाँ पर ह्यूल को देख लेता है। ह्यूल के यहाँ पर दांत बाहर निकले हुए थे। मिंजी हंसता और कह रहा था इसके दांत देखो कितने नकुले हैं। बाद में ह्यूल यहाँ पर अपने दांतों को छिपाता है। ह्यूल यहाँ पर शॉप के अंदर आता है। इस शॉप के अंदर हम देखते हैं कि कवांग होकर बैठी हुई थी। यह मिला हमने पहले भी देखी थी, और साथ में एक आदमी भी था जिसका नाम जीसू है, जो कि टेलर की शॉप का मालिक था, जिसको ह्यूल ने कहा था कि तुम तुम्हारे पुरुष जैसे लग रहे हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। गवाहों के ह्यूल से कह रही थी कि क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई। मैं वही हूँ जो कि तुम्हारी हवेली के पास आई थी, तुमसे बात की थी और तुमने कहा था कि इस हवेली का मालिक मैं हूँ, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिल रही है। ह्यूल यहाँ पर कहता है कि मुझे चाबी मिल गई है। और जीसू यहाँ पर मिंजे का फादर था। जीसू यहाँ पर गवांग ओके से कहता है कि क्या हवेली के अंदर रह रहा है। गवांग ओके यहाँ पर हाँ बढ़ती है। बाद में जीसू मिंजे कानों पर हाथ लगाता और कह रहा था कि वह हवेली तो भूतों की है, वहाँ पर भूत रहते हैं, तुम वहाँ पर कैसे रह सकते हो। ह्यूल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ से चला गया था, मैं वापस लौट आया हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। बाद में दिखाया जाता है कि ह्यूल यहाँ पर हवेली के अंदर आ रहा था, लेकिन तभी हवेली के बाहर देखता है कि यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई थी, यानी कि यंगनाम था। इसके बाद यंगनाम अपने असली रूप में आता है। अगले सीन में देखते हैं जैतन घर के अंदर होते हैं, और यहाँ पर ह्यूल ने यंगनाम को सारी बातें बता दी हैं कि मैंने इन्हें को किस कर दिया था क्योंकि उसके होठों पर खून लगा हुआ था। यंगनाम कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन ह्यूल बाद में कहता है कुछ अजीब हुआ था, मैंने उसी खून में यूनाई को महसूस किया था, और मैंने आपको यूनाई के बारे में पहले बताया था जिसने मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया था। अब यहाँ पर मैं फ्लैश सीन में दिखाया जाता है जहाँ यूनाई सिगरेट ठिकाने पर आई हुई थी और यहाँ पर ह्यूल को चिल्ला रही थी, वो कांप गया। लेकिन बाद में यहाँ पर ह्यूल आता और कह रहा था क्या हुआ है। यहाँ पर ह्यूल गले लगाती और कह रही थी कि मेरे लोगों को पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम एक वैम्पायर हो, इसलिए तुम्हें ऐसे भाग जाना चाहिए, वे तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बाद में कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम दोनों साथ में रहेंगे। तभी यहाँ पर सारे सिपाही आ जाते हैं। ये सिपाही वही थे जो कि हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखे थे। साथ में इनका यहाँ पर मेन सेनापति था, लेकिन उस टाइम हमें इसका नाम नहीं पता था, और इसका नाम यहाँ पर लॉर्ड सीन होता है। सीन यहाँ पर ऐसे कह रहा था कि तुम इस वैम्पायर को कैसे बचा सकती हो, यह लोगों का खून चूसता है, यह बहुत ही खतरनाक है।
इसलिए तुम हमारे बीच में बताओ। यूनाई यहाँ पर कहती है इसने मेरी जान बचाई थी, यह लोगों को चोट नहीं पहुंचाता है। लेकिन सिन यहाँ पर यूनाई की बात नहीं मानता, वह अपने को मारने वाला था। लेकिन बाद में यूनाई का हाथ पकड़ता है और इसको ऐसे भगा ले जाता है। इसके बाद यांगना में यहाँ से कह रहा था कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। यूल ऐसे ही करता है। हाथ देखने के बाद यांगना में यहाँ से कहता है कि तुम्हें अगली बार इन्हें खून नहीं चूसना है, वह तुम्हारे लिए जहर के समान है। लेकिन बाद में यांगना कह देता है कि तुम्हें इन्हें से प्यार करना होगा, तुम्हें उसके प्यार में पड़ना होगा। वैसे तुमने इंसानों को प्यार करते तो देखा होगा। यूल यहाँ पर हाँ बढ़ता है। यांगना में यहाँ पर कह रहा था कि जब तुम एक दूसरे से प्यार करने लगो तब तुम्हें उसका खून चूसना है और इसके बाद ये तुम इंसान बन पाओगे। अगले सीन में नाय को दिखाया जाता है, साथ में डोसी को होता है। ये दोनों यहाँ पर पैदल आ रहे थे। इसके बाद ये दोनों हवेली के पास आ जाते हैं। यहाँ पर डोसी के नाय को गिफ्ट देता हुआ कह रहा था कि तुम शाम को यहाँ पर अकेली पैदल आती हो, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है, इसलिए तुम इसे ले लो। और शायद ये किसी टॉर्च के समान था। लेकिन तभी हम हवेली के ऊपर देखते हैं जहाँ पर यूली इन दोनों को देख रहा था। बाद में ना हवेली के अंदर आती है। यूली अपनी नाय से कह रहा था कि क्या तुमने शराब पी हुई है, तुमसे गंध आ रही है, और वैसे तुम डोसे से इतनी तेज आवाज में बात क्यों कर रही थी। नाय कहती है कि क्या तुमने हमारी बात सुनी थी। हवेली यहाँ पर कह रहा था कि मैं तो हवेली के ऊपर था, हम बहुत ही सेंसिटिव है, मैंने तुम्हारी बातें दूर से सुन ली थी। बाद में नहीं कहती है कि तुम स्कूल में अपने काम को छोड़ देना, लेकिन हवेली यहाँ पर मना कर देता और कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले सीन में नाय के स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी महिला से बात कर रहा था। यह बूढ़ी महिला पर सफाई कर्मी होती है, इसके घुटने में यहाँ पर दर्द होता है। नाई से कहते हैं आपको आराम करना चाहिए, आपको नर्स इनाय के पास जाना चाहिए, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। यह बूढ़ी महिला कहती है ठीक है। बाद में बूढ़ी महिला इनाय के पास आती है और अपने घुटने को दिखाती है। इनाय यहाँ पर इसे कहती है कि तुमको आराम करना चाहिए, अगर तुम और ज्यादा चलोगी तो तुम्हारा घुटना और ज्यादा सूज जाएगा। बूढ़ी महिला कहती है कि यहाँ पर वो जवान आदमी जो कि अब सफाई कर रहा है बहुत ही अच्छा है, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा काम कर लूंगा, तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए और अपना घुटना दिखाना चाहिए, वह बहुत ही अच्छा है, वह लोगों को यहाँ पर रिस्पेक्ट देता है, वह हमारी मदद करता है। अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो कचरे को डाल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर देख लेता है कि यहाँ पर कुछ लड़के आ रहे थे, साथ में यहाँ पर वही लड़का भी था जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है। इसके बाद ये लड़के ऐसे ले जाते हैं। ह्यूल यहाँ पर अपने आप से कह रहा था कि उस और क्या कर रहे थे, इनकी क्लास वहाँ पर लगती है। बाद में देखने के लिए जाता है और यहाँ पर देख लेता है कि यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर हीरो ड्रिंक की बोतल को उठाता है और ऐसे ला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिगरेट पड़ी हुई थी और यह सिगरेट इन्हीं बच्चों ने पी थी। और अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर आग बुझाने के लिए लोग आ जाते हैं। ये लड़के यहाँ पर दूर खड़े हुए थे और कह रहे थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्योंकि ये सब हमारी वजह से हुआ है। यहाँ पर वो लड़का जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है वह कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता ही क्या करना है। और अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल ह्यूल को डांट रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर सफाई करने के लिए हो, तुमने यहाँ पर स्मोकिंग क्यों की। ह्यूल यहाँ पर कहता है कि मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता। बाद में प्रिंसिपल यहाँ पर कह रहा था कि वो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुमको देखा था स्मोकिंग करते हुए, लेकिन तभी बारी नहीं आती है और उसी लड़के को अंदर ले आती है जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है। इन्हें यहाँ पर प्रिंसिपल से कहती है इसके हाथ सुनो और साथ में ये वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कैसे लगी है। अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दिखाया जाता है कि इस लड़के ने जल्दी सिगरेट को अपने हाथ से दूर फेंक दिया था। इन्हें यहाँ पर प्रिंसिपल से कहती है कि आप ऐसे किसी गलत आदमी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पर इस लड़के को डांटता है। अगले सीन में क्वांग ओके को दिखाया जाता है, साथ में जीसू को होता है। और यहाँ पर क्वांग ओके ह्यूल को हवेली से बाहर निकालने की बात कर रही थी। वह कहती है कि यहाँ पर काफी साल पहले इस हवेली के अंदर कोई और मालिक रह रहा था और हमारे यहाँ पर एक विकास की परियोजना शुरू होने वाली थी, लेकिन इस हवेली की वजह से ऐसा नहीं हुआ, वह शुरू नहीं हुई और उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमको इस हवेली को घेरना होगा ताकि हमारे यहाँ पर विकास की परियोजना शुरू हो सके। जीसू कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर उस आदमी को हवेली से बाहर लात मारकर नहीं निकाल सकते। क्वांग ओके कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसे अपने तरीके से बाहर निकालेंगे। अगले सीन में डोसी को दिखाया जाता है जो कि हवाई अड्डे पर आ जाता है और वह यहाँ पर हेवन को लेने के लिए आता है। बाद में यहाँ पर हेवन को दिखाया जाता है और हेवन यहाँ पर हूबहू यूने की तरह दिख रही थी। हालांकि जहाँ तक हमें लग रहा है हेवन यहाँ पर यूने नहीं है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर ह्यूल अकेला बैठा हुआ था और खुद से कह रहा था कि क्या इन्हें यूने है। इसके बाद इन्हें के रूम के पास आता है और उसको बाहर आने के लिए कह रहा था। इन्हें यहाँ पर बाहर आती है। यूने अपनी ऐसे कहता है कि क्या तुम यूने हो। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी